हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आपने एनसीईआरटी एम्पलीफायर से रेस्पिरेशन चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। अब बारी है उसकी प्रैक्टिस करने की, और वो करते हैं हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट। और ये PYQ प्रैक्टिस करके हमें ये पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, और उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आज की PYQ सीरीज में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारी ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। तो इसमें ग्लूकोज को ब्रेक करके पायरुविक एसिड हमारा प्रोडक्ट रहता है, दैट इज पायरुविक एसिड, जिसके एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते। अगर यहाँ पे नेट गेन देखा जाए तो 2 पायरुविक एसिड तो बनेंगे ही, इसके साथ साथ 2 ATP भी बनते हैं, ऑल्सो 2 NADH। ये हमारा नेट गेन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जहां पे एक ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। साइट होती है साइटोप्लाज्म, इसी को EMP पाथवे भी कहा जाता है। चलो इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? दैट इज ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड of complex organic molecule by oxidation। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को तोड़ना और उससे एनर्जी ऑब्टेन करना, इसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखो, द एंटायर सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्या ये सही स्टेटमेंट है? नहीं है बच्चा। हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन उसमें ग्लाइकोलिसिस भी आती है, और ग्लाइकोलिसिस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती। कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। पूरी की पूरी सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती, ये गलत स्टेटमेंट। जो फर्मेंटेशन है दैट टेक प्लेस अंडर अनएरोबिक कंडीशन इन जर्मिनेटिंग सीड्स। जर्मिनेटिंग सीड्स, वहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी पाई जाती है, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेशन है वो कैसा रहता है? एनारोबिक, मतलब O2 की एब्सेंस में हमारी रेस्पिरेशन होती है। तो ये सही स्टेटमेंट है। द फेट ऑफ पायरुवेट, वो पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस में बना, उसका फेट डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब अब आगे जाके पायरुविक एसिड कौन सी साइकिल में या क्या रिएक्शन होगी, ये डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में हो रही है। अगर वो एरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है तो पायरुविक क्रैब साइकिल में एंटर कर जाएगा। लेकिन अगर अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में करने जाए या फिर अल्कोहल फर्मेंटेशन। तो ये डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सही स्टेटमेंट है। Water is formed during respiration as a result of O2 accepting electrons and getting reduced। देखो ये anaerobic respiration का लास्ट स्टेप है, जहां पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाता है और क्या बनाता है? H2O। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ACDE सही है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, अगला देखो, हमारे पास असर्शन रीजन गिवन है, जो कि हमारे 2023 में आया था। असर्शन रीजन देखिए, असर्शन है ATP इज यूज एट 2 स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। कि ग्लाइकोलिसिस में 2 ऐसे स्टेप है जहां पे ATP को कंज्यूम किया जाता है। असर्शन सही है। अब अगर रीजन में उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए कि कौन से स्टेप पे या कौन से एंजाइम्स है जो कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। तो अगर हम रीजन में देखें, जो पहला स्टेप है दैट इज यूज्ड कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बिल्कुल सही है। पहला स्टेप है जो कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ऐड हो गया। ये फॉस्फेट आ कहाँ से रहा है? जब ATP हाइड्रोलाइज करके ADP में कन्वर्ट। तो ये बच्चा हेक्सोकाइनेज करता है, हमारा पहला इरिवर्सिबल स्टेप। ATP कंज्यूम हो रहा है, तो ये बिल्कुल यहाँ तक सही स्टेटमेंट है। दूसरा ATP यूज होता है कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट।
आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ एक फॉस्फेट था, यहाँ पे दो, मतलब अगेन हमारा एक एटीपी यूज होता है जहाँ पे फॉस्फेट ट्रांसफर होता है। ये कौन सा एंजाइम काम आता है? दैट इज फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। अब असर्शन रीजन दोनों ही सही है और रीजन में एक्सप्लेन भी कर दिया गया है कि कहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो ये क्या हो गई? करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन बी सही हो गया। समझ गए? आगे चलो, what is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted to 2 molecules of pyruvic acid? कि जब ग्लाइकोलिसिस की बात की जाए तो नेट गेन कितना होगा एटीपी का? देखिए, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके 2 मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं पायरुविक एसिड की, तो टोटल एटीपी तो 4 बनते हैं, लेकिन उनमें से 2 तो यूज हो गए ना। अब नेट गेन क्या रहा? जब नेट गेन पूछे तो 2 एटीपी 2 NADH, तो एटीपी कितने बन रहे? 2। ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन डी सही हो। ध्यान रखना, जब टोटल पूछा जाए तो 4 एटीपी करना, लेकिन नेट गेन तो हमारे 2 एटीपी। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब हमारा पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, जहां पे ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। 6 फॉस्फेट, यहाँ पे देखो ग्लूकोज हमारे 6 कार्बन का शुगर है, तो नाम आया हेक्सो। हेक्सो ऑल्सो यहाँ पे एटीपी को कंज्यूम करके उसको हाइड्रोलाइज किया जाता है एडीपी में, तो एक फॉस्फेट ट्रांसफर हुआ। जब फॉस्फेट ट्रांसफर हो तो नाम आता है काइनेज। तो कौन सा एंजाइम आ गया? हेक्सोकाइनेज, ठीक है, जो कि पहला इरिवर्सिबल स्टेप भी होता है हमारी ग्लाइकोलिसिस का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वी हैव इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन हमारे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में देखा जाता है, जहां पे ग्लाइकोलिसिस तो होगी साइटोप्लाज्म में, उसके बाद या तो अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी यील्ड है, मतलब टोटल ही नेट गेन कितना होता है? सिर्फ 2 एटीपी का। तो एक ग्लूकोज से सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी हमें मिल पाते, ठीक है। क्वेश्चन देखो, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन की बात की जाए तो सिर्फ 2 एटीपी हमारे यील्ड हुए, मतलब जो एनर्जी है दैट इज लेस देन 7%। ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज। मतलब पायरुविक एसिड की बात करो तो पायरुविक एसिड के आगे 3 फेट होते हैं, ठीक है। तो एक तो है बच्चा एरोबिक रेस्पिरेशन की, वो एरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाए। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है कि जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा और 3 CO2 रिलीज होंगे। ये एरोबिक रेस्पिरेशन में। आगे लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल देखी जाती। जबकि मैं अल्कोहल फर्मेंटेशन की बात करूं, अल्कोहल फर्मेंटेशन, तो यहाँ पे पायरुविक एसिड ब्रेक डाउन करता है और इथेनॉल बनता है, एक अल्कोहल बनता है, ऑल्सो एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज हो जाता है। तो दोनों में CO2 रिलीज हो रहा है। एक तीसरा भी है दैट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जहां पर पायरुविक एसिड टूट के क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड। अब पायरुविक एसिड भी 3 कार्बन का, लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन का। ये इकलौता है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती। तो आंसर क्या आना चाहिए? लैक्टेट फर्मेंटेशन। समझ गए? आगे चलो, द एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच substrate is oxidized without an external electron acceptor is called। मतलब एक ऐसे प्रोसेस जहां पे लास्ट में कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ही नहीं। अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं, यहाँ पे तो O2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है ना, लेकिन फर्मेंटेशन में ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं देखा जाता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। समझ गए? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा।
ऑल्सो ग्लाइकोलिसिस में NAD पॉजिटिव है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके NADH बना लेता है, लेकिन ऐसा कोई भी फर्मेंटेशन में नहीं देखा जाता, ऑप्शन डी हो जाए। आगे चलिए, देन वी हैव इस एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे हम ये देखते हैं कि अब पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, उसके आगे दो स्टेप होंगे। जो पहला स्टेप है दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, जहां पे पायरुविक एसिड को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाता है। इसमें दो फर्दर सब स्टेप है। पहला है कि पायरुविक एसिड को पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम से एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जहां पे एक CO2 रिलीज होगी और एक NADH फॉर्मेशन होगी। इसी को लिंक रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, लिंक रिएक्शन या ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। एक CO2 निकल रही है ना, इसमें दूसरा स्टेप होता है दैट इज क्रैब्स साइकिल, जिसको TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, जहां पे एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करेगा और ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा 2 कार्बन डाइऑक्साइड में। इसमें हमारी 3 NADH, एक FADH2, एक GTP मिलता है एक राउंड में, मतलब एक एसिटाइल कोएंजाइम में 3 NADH, एक FADH2 और एक GTP देता है। अब यहाँ तक हमने ये देख लिया ब्रेक डाउन हो चुका है, NADH, FADH2 और CO2 निकले, लेकिन अब इन NADH, FADH2 का काम क्या है, ये हमें इसके अगले स्टेप में समझ आता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहां पे एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है अलोंग इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जहां पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा H पॉजिटिव होंगे और मैट्रिक्स में कम होंगे। इसी की वजह से हमारा ATP सिंथेज ATP भी बना पाता है। तो ये है आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, जो कि हम डिटेल में हमारी एग्जैक्ट एम्पलीफायर में पढ़ चुके। अब आगे इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया में कॉम्प्लेक्स 2 को क्या बोला जाता है, दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का काम क्या है कि ये कन्वर्ट करता है सक्सिनिक एसिड को इनटू फ्यूमरिक एसिड, और इस टाइम पे हमारे FADH2 बनते हैं। ये FADH2 बाद में इलेक्ट्रॉन देते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब यही सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज वो एंजाइम है क्रैब साइकिल का, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जहाँ पे FADH2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। समझ गए, आगे चलते हैं। मैच करने लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें कॉम्प्लेक्स दे रखे, लिस्ट 2 में उनका नाम दे रखे। देखो कॉम्प्लेक्स 1 की बात करते हैं, जहां पे NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है। तो NADH का ऑक्सीडेशन हो रहा है, NADH अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसका नाम क्या होता है, NADH डिहाइड्रोजिनेज। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कॉम्प्लेक्स 2 अभी बता दें, जहां पे FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स दे, उसका नाम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। थर्ड इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉम्प्लेक्स 3। अब कॉम्प्लेक्स 3 बना होता है साइटोक्रोम B और C1, जहां पे C1 अपने साइटोक्रोम C को इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, मतलब साइटोक्रोम C को रिड्यूस कर दिया, इसलिए इसको साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी कहते हैं। सॉरी साइटोक्रोम C रिडक्टेज, उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया ना तो उसको रिड्यूस कर दिया। ये हमारा इससे मैच हो गया। कॉम्प्लेक्स 4, अब साइटोक्रोम C जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, वो अपनी इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 को देगा। अब साइटोक्रोम C ने कॉम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉन्स दी, तो साइटोक्रोम C क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। किसने किया, कॉम्प्लेक्स 4 ने, इसलिए कॉम्प्लेक्स 4 को साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी कहते हैं। ठीक है, तो A हमारा फर्स्ट, B हमारा फोर्थ, C सेकेंड और D थर्ड।
ऑप्शन अपना आ चुका है बी। आगे देखिए, हमें वो स्टेप आइडेंटिफाई करने हैं which does not involve oxidation of substrate, जहां पे ऑक्सीडेशन नहीं होता है सबस्ट्रेट का, मतलब कोई NADH नहीं बन रहा, कोई FADH2 नहीं बन रहा, वो स्टेप हमें ढूंढने। ठीक है, बहुत आसान है। क्यों हम NADH ढूंढ रहे हैं? देखो, मतलब ए सब्सटेंस है, ए सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है NAD पॉजिटिव को, और वहां से NADH बनता है। तो मतलब ए का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए ना। तो इसी तरीके से जब ऑक्सीडेशन स्टेप की बात की जाए, तो जहां पे NADH बने, जहां पे FADH2 बने, मतलब किसी ने इलेक्ट्रॉन छीन लिए, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, तो वो हमारे ऑक्सीडेशन स्टेप। समझ गए? अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस में देखूं, तो आइसोसल्फ्यूरिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है, यहाँ पे NADH बनता है। मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यहाँ पे भी NADH बनता है। सक्सेनिक एसिड से जब मैलिक एसिड बनेगा, यहाँ पे भी, ये तीनों ही हमारी डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, NADH बनता है। जबकि सक्सिनाइल कोएंजाइम में जब सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे बच्चा GTP बन रहा है, मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए। यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो रहा, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। ओके, आगे चलते हैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2। हमें साइट बतानी है प्रोसेसेस की। तो सिट्रिक एसिड साइकिल, हमारी TCA साइकिल की बात हो रही है, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। बिल्कुल सही है। ग्लाइकोलिसिस मैं आपको बता चुकी हूँ, साइटोप्लाज्म में हूँ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन कैरियर, वो कॉम्प्लेक्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब ये अगर आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, जिसमें कॉम्प्लेक्स 1, 3, 2 एंड 4 इस तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से मैट्रिक्स से H पॉजिटिव कहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ध्यान रखना, जब रेस्पिरेशन का क्वेश्चन आए और पूछा जाए कि प्रोटोन एक्यूमुलेशन कहाँ पे हो रहा है, तो दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ऑप्शन 3। तो यहाँ पे देखो, ए का हो गया सेकेंड, बी का हो गया फर्स्ट, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 3, ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टाइम्स डीकार्बोक्सिलेशन अकर्स इन ईच TCA साइकिल। एक TCA साइकिल में कितनी बार डीकार्बोक्सिलेशन होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। जहां पे डीकार्बोक्सिलेशन आ जाए, मतलब क्या कह रहा है कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो, तो ये पूछा जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम ध्यान दें, तो इसका मतलब है कि अगर TCA साइकिल की बात करें, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए आता है, एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करता है, और यहाँ पे 2 CO2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। क्यों? क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का ही बना है, तो कंप्लीटली टूट जाएगा। तो कितने CO2 निकले? 2। आंसर क्या हो गया? अब अगर आपको पूरी तरीके से याद नहीं भी थी, तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statement is incorrect? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट? ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन। बिल्कुल, हमारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, इसलिए तो उसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ये तो सही स्टेटमेंट है। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन का रोल है, वो एक टर्मिनल रोल है। क्यों? क्योंकि टर्मिनल पे वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके H2O बना रही, तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स 4 के साथ होता है। ठीक है, ये भी सही स्टेटमेंट। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वहां पे एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH 2 ATP देता है, ये गलत स्टेटमेंट है। एक NADH से 3 ATP बनते हैं, और एक FADH2 से
2 ATP बनते हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, गलत। ATP इज सिंथेसाइज्ड बाय कॉम्प्लेक्स 4, बिल्कुल सही बात है, उस कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है ATP सिंथेस। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आ चुका है, ऑप्शन हमारा थर्ड सही, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया था, ठीक है। The number of substrate level phosphorylation in 1 turn of citric acid cycle. अब ध्यान से समझो, अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है क्या, जब भी आपकी रिएक्शन में एटीपी बनता है, मतलब सबस्ट्रेट से डायरेक्टली एटीपी बन रहा है, कोई प्रोटॉन ग्रेडियंट की जरूरत नहीं है, किसी एटीपी सिंथेज की जरूरत नहीं, सिर्फ रिएक्शन में एटीपी बनना, उसी को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। तो सिट्रिक एसिड साइकिल में जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड बनाता है, सक्सिनिक एसिड, उस टाइम पे एक जीटीपी बनता है और उस जीटीपी से एक एटीपी बनता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा स्टेप है जहां पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हो रही है, तो ऑप्शन बी सही होगा। Where is respiratory electron transport system located in plants? हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पर प्रेजेंट होता है? That is present in inner mitochondrial membrane. अगर ये नाम देके पूछा जाए तो भी सही है। ऑल्सो इसी माइटोकॉन्ड्रिया में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इस तरीके से इनफोल्डिंग करके क्रिस्टे भी बनाती है, तो अगर ये क्रिस्टे नाम देकर आए तो भी आपका सही होगा, ऑप्शन सी सही है। इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर हमारे कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट। आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, देख लीजिए। जो एंजाइम है तीसरे साइकिल के, वो प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब ये तो बिल्कुल सही है, हमारे मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं, क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है। जो ग्लाइकोलिसिस है operates as long as it is supplied with NAD positive that can pick up hydrogen atom। कि जब तक NAD पॉजिटिव रहेंगे तो NADH बनते रहेंगे और आगे प्रोसेस चलती रहेगी। इससे एक चीज कंक्लूड कर लो, हमारे अगर किसी रिएक्शन में पूछा जाए कि ये कब तक चलती रहेगी, जब तक सबस्ट्रेट प्रेजेंट है वो रिएक्शन चलती रहती। जैसे अगर मैं सिट्रिक एसिड साइकिल की बात करूं, जब तक ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्रेजेंट रहेगा वो साइकिल चलती रहेगी, इसलिए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाना बहुत जरूरी, ठीक है। ये भी सही स्टेटमेंट है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, वही प्रोटॉन ग्रेडियंट बनना ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वो कहाँ पे होता है? आउटर नहीं बच्चा, इनर माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमारी गलत स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। Which statement is wrong for Krebs cycle? Krebs cycle के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है? There is one point in cycle where FAD positive is reduced to FADH2. बिल्कुल सही बात है। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड बनाता है तो हमारा FADH2 बनता है, सिर्फ एक ही पॉइंट, तो ये तो सही है। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम A टू सक्सिनिक एसिड, उस टाइम पे एक GTP बनता है, ये मैंने अभी आपको बताया, सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड, ठीक है। द साइकिल स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A विद पायरुविक एसिड। अब ये गलत, जब हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट होती है तो एक्चुअल में क्या होता है? एसिटाइल कोएंजाइम A जिसके पास 2 कार्बन, वो कंडेंस होता है किसके साथ? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ जिसके पास 4 कार्बन, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सिट्रिक एसिड, जहां पे 6 कार्बन। तो ये हमारे गलत ऑप्शन है, तो गलत स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन सी सही हो गया। 3 ऐसी जगह हैं जहां पे NAD पॉजिटिव रिड्यूस होता है टू NADH। पहला तो जब आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक, वो भी डिहाइड्रोजिनेशन है। अल्फा कीटोग्लूटारिक से सक्सिनाइल कोएंजाइम में, वहां पे भी NADH बनता है। ऑल्सो जब हमारे मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की बात करें, वहां पे भी NADH बनता है। तो ये हमारी सही स्टेटमेंट, ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सी सही हो गया।
अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब फॉस्फोरिलेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, मतलब एटीपी का प्रोडक्शन करना। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से उस एनर्जी से एटीपी बनाया जा रहा है, जो कि हमारे रेस्पिरेशन में ईटीएस की वजह से होता है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। तो अब NADH को ऑक्सीडाइज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव करते हैं, जिसकी वजह से एटीपी बनता है। तो ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन। अब रेस्पिरेशन में हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखा जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, और वो कॉम्प्लेक्स बच्चे किसके बने? साइटोक्रोम, इसके साइटोक्रोम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन द क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्रिस्टे है क्या एक्चुअल में? वही इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन ए सही है। इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट इन द। अब देखो, अगर मैं ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाऊं, ये है हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे हमारे H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है। ये है क्या? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एटीपी सिंथेसिस होगी। तो ये ऑप्शन सी सही हो गया। हाँ रखना, अगर आपसे ये पूछा जाए क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन्स कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं, तो यहाँ फोटोसिंथेसिस में पढ़ चुके हैं, तो आंसर आपका थाइलाकोइड ल्यूमेन आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द केमियोस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन propose that adenosine triphosphate is found because। अब हमें पता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में हमारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, और उसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है अक्रॉस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। मतलब एक तरफ ज्यादा प्रोटॉन्स की कंसेंट्रेशन, एक तरफ कम। अब हमारे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन बढ़ गई है, जिसकी वजह से एटीपी बनता है। तो यही रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। तो यहाँ पे आएगा, अ प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म्स अक्रॉस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये बिल्कुल सही है। अगर हम आगे देखें, देयर इज चेंज इन परमेबिलिटी ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स एडीपी। ऐसा नहीं होता। हाई एनर्जी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ये भी सही नहीं है। एडीपी इज फॉर्म्ड, और ये भी सही नहीं। एक्चुअल में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स की कंसेंट्रेशन बढ़ा देते, जिसकी यूज करके हम एटीपी बनाते बाय एटीपी सिंथेस। तो ऑप्शन ए सही है। एंड ऑल एंजाइम ऑफ टीसीए साइकिल आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब क्रैब साइकिल, जिसे टीसीए साइकिल भी कहते हैं, उसके सारे एंजाइम्स हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, लेकिन उसकी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो यही पूछा गया है, एक्सेप्ट वन विच इज लोकेटेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोट्स एंड इन साइटोसोल इन प्रोकैरियोट्स। वो कौन सा एंजाइम है? दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये बच्चा आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा एंजाइम है क्रैब साइकिल का जो मैट्रिक्स में नहीं, इनर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। और यही वो एंजाइम है जो क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स 2। ठीक है, और फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, रेस्पिरेशन बैलेंस शीट। रेस्पिरेशन बैलेंस शीट हमें पता है कि कौन सी प्रोसेस में कितने एटीपी कितने NADH बनते हैं। ठीक है, अगर मैं समराइज करूं तो यहाँ पे देखिए, अगर नेट गेन की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP बनते हैं और 2 NADH। इन NADH की वजह से हमारे एक NADH 3 ATP बनाता है ETS में, तो 2 NADH कितने बनाएंगे? 6 ATP। तो यहाँ से 2 + 2 × 3 6 ATP। अगर हम लिंक रिएक्शन की बात करें, लिंक रिएक्शन में
एक पायरुविक एसिड से एक NADH बनता है, लेकिन पायरुविक एसिड तो 2 बने थे ना ग्लूकोज में, तो हम लिंक रिएक्शन में 2 पायरुविक एसिड के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज फॉर 1 ग्लूकोज। तो 2 पायरुविक एसिड की वजह से 2 NADH बनेंगे, मतलब यहाँ पे भी 6 ATP बनेंगे। Then we have is Krebs cycle. Krebs cycle की बात करते हैं। Krebs cycle में एक राउंड में 3 NADH बनते हैं, तो 2 राउंड में कितने बनेंगे? 6 NADH और 2 FADH2 और 2 GTP, मतलब यहाँ पे 18 ATP, 4 ATP FADH2 से और 2 ATP यहाँ से। तो आप इन सबको ऐड कर सकते हो। तो 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 18 36 प्लस 2, तो एक ग्लूकोज से हमारे 38 ATP बनते हैं। तो ये समझ गए। अब इसी को हम आगे क्वेश्चंस में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, the 3 boxes in diagram represent 3 major biosynthetic pathways in aerobic respiration। और यहाँ पे देखो, जो एंटर कर रहा है मतलब वो सबस्ट्रेट है, और जो यहाँ से निकल रहा है मतलब वो प्रोडक्ट है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूँ तो एक एक करके देख लेते हैं। तो ग्लूकोज एंटर करता है, तो ग्लूकोज सबसे पहले कहाँ पे एंटर करता है? ग्लाइकोलिसिस। ओके, अब ग्लाइकोलिसिस के प्रोडक्ट क्या है? एक तो पायरुविक एसिड, ATP और NADH, मतलब हमारा NADH निकल के एक दूसरे पाथवे में एंटर कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? अगर यहाँ पे बात करूं तो ये जो पायरुविक एसिड है ये एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और उन दोनों को एक साथ लिख रखा है, मतलब ये लिंक रिएक्शन और Krebs साइकिल को एक साथ लिख रखा है, जो हमारी प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आप देखो, ये पायरुविक एसिड एंटर करेगा इन रिएक्शन में, और बच्चा यहाँ से बनते क्या क्या? यहाँ से ATP बनते हैं, ओके, NADH बनते हैं और FADH2, ओके। अब पाथवे C की बात करें तो यहाँ के जो प्रोडक्ट है NADH वो भी पाथवे C में जा रहे हैं, Krebs साइकिल के FADH2 NADH वो भी पाथवे C में, मतलब पाथवे C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, जहाँ पे NADH FADH2 एंटर करके क्या बनाते हैं? ATP, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन से बाद में H2O बनते। ओके, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे भी ATP निकल रहे हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एरोस नंबर 4, 8, 12 कैन बी। अब वो कौन सी चीज है जो तीनों ही पाथवे से निकलते हैं? दैट इज एनर्जी करेंसी ATP। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस, Krebs साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अभी हमने देखा कि ओवरऑल गोल है क्या? ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन हम कर रहे हैं, जो कार्बोहाइड्रेट या कोई भी हमारा रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है उसको तोड़ के हम क्या बनाते हैं? ATP। तो ओवरऑल गोल है हमारा ATP बनाना स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट्स में। तो जैसे ग्लाइकोलिसिस में, Krebs साइकिल में, बाद में ETS में बनता है। ऑप्शन डी। How many ATP molecule could maximally be generated? ध्यान दीजिए, ये पूछा कितने मैक्सिमम ATP जनरेट हो सकते हैं from one molecule of glucose if the complete oxidation of 1 mole of glucose into CO2 and H2O yield 686 किलो कैलोरी। मतलब एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन की वजह से 686 किलो कैलोरी रिलीज होती। अगर ये जो कैलोरी है, जो ये एनर्जी रिलीज हो रही है, इट इज अवेलेबल इन द हाई एनर्जी फॉस्फेट, और एक मोल में कितनी है? 1 मोल ऑफ ATP में 12 किलो कैलोरी। तो हमसे पूछा गया कि एक ग्लूकोज में इतनी एनर्जी, और अगर हम मान लें कि मैक्सिमम ATP बन रहे हैं, तो मैक्सिमम ATP कितने बनेंगे?
एक ग्लूकोज में इतनी है, अगर सारी की सारी एनर्जी एटीपी बना ले तो एक एटीपी में कितनी होती है 12 किलो कैलोरी। तो टोटल एटीपी कितने जनरेट होंगे, दैट इज 686 किलो कैलोरी। और सभी के सभी क्या बना रहे हैं, हमारे एटीपी। तो डिवाइड कर देंगे कैलोरी से, तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 57.1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग विच स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम एटीपी। ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो 2 एटीपी बनते हैं, अगर हम क्रेब्स साइकिल की बात करें तो 2 एटीपी बनते हैं। बाकी के सारे एटीपी दैट इज 34 एटीपी कहाँ पे बनते हैं, ये जो हमने कैलकुलेशन करी इसमें ये दोनों तो ग्लाइकोलिसिस में और ये क्रेब साइकिल में, लेकिन ये जो बाकी के सारे एटीपी बने दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एटीपी कब बनते हैं, जब हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH और FADH2 को हम ऑक्सीडाइज करते हैं, दोनों अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और जिसकी वजह से हमारे एटीपी फॉर्मेशन होती है। तो मैक्सिमम एटीपी हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से बनता है। ओके, अगला क्वेश्चन फिर हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज एम्फीबॉलिक पाथवे। अब रेस्पिरेशन को पहले कैटाबॉलिक माना जाता था कि ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन बाद में ये पता चला कि एक्चुअल में जो ब्रेक डाउन हो रहा है इसमें इंटरमीडिएट्स किसी और मॉलिक्यूल की सिंथेसिस में काम आता है। मतलब कैटाबॉलिज्म तो हो ही रहा है, एनाबॉलिज्म भी हो रहा है, इसलिए रेस्पिरेशन को एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं। समझ गए? इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फैटी एसिड आर कनेक्टेड विद रेस्पिरेटरी पाथवे थ्रू। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को यूज किया जाए एज रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट, फैटी एसिड भी रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे, फैटी एसिड कैसे करेंगे, जो फैटी एसिड वो ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन इनटू एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम, और एज एसिटाइल कोएंजाइम में वो एंटर करते हैं इनटू क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल। तो हमसे पूछा गया है वो किस तरीके से एंटर करते हैं, किस फॉर्म में, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, एसिटाइल कोएंजाइम। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, which one of the following biomolecule is common to respiration mediated breakdown of fat, carbohydrate and protein। तो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट का पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन तो हम पढ़ते ही हैं, ग्लाइकोलिसिस होगा, लिंक रिएक्शन होगी, उसके बाद क्रैब साइकिल, ये तो हमें पता ही है। अगर फैट की बात करूं तो फैट में फैटी एसिड एंटर करता है एज एसिटाइल कोएंजाइम, और ग्लिसरॉल एंटर करता है एज PGAL, जो फाइनली फिर से कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में। और अगर प्रोटीन्स की बात करूं तो प्रोटीन्स भी एज एसिटाइल कोएंजाइम A या क्रैब साइकिल में एंटर करता है। मतलब अगर तीनों का कॉमन पॉइंट देखा जाए कि हमारे किस तरीके से एंटर कर रहे रेस्पिरेशन में, तो वो क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम में लिंक है हमारी रेस्पिरेशन का ऑफ डिफरेंट रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट, तो ऑप्शन आ जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम A। अगला क्वेश्चन देखो, एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे इज एप्रोप्रिएटली टर्म्ड एज एम्फीबॉलिक, और ऐसा इसलिए कि कैटाबॉलिक तो है ही, एनाबॉलिक भी है क्योंकि वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल की सिंथेसिस में इन्वॉल्व, इसलिए इसे एम्फीबॉलिक कहा जाता है। ऑप्शन बी सही। Then we have our last topic, that is respiratory quotient. Respiratory quotient को कैलकुलेट किया जाता है by volume of CO2 evolved by volume of
O2 कंज्यूम, और इन दोनों की रेशो को ही रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कहा जाता है, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम टू इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व, तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है 1। अब यहाँ के अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन देख लो, RQ वैल्यू ऑफ ट्राइपैल्मिथिन। अगर ट्राइपैल्मिथिन की बात करें वो क्या है, एक फैट। तो हमारी NCERT में दे रखा है हमारा फॉर्मूला, दैट इज O6। तो ये है बच्चा हमारा ट्राइपैल्मिथिन। इसकी आगे रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे 145 मॉलिक्यूल ऑफ O2 कंज्यूम होते हैं और 102 CO2 रिलीज होते हैं, प्लस 98 H2O प्लस एनर्जी। ओके, तो अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लो RQ। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो CO2 कितनी निकली 102 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 कितनी कंज्यूम हुई है 145 ऑक्सीजन। अगर इसको काट के देखोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.7। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे लास्ट 20 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए ऑफ चैप्टर रेस्पिरेशन। कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे आज की वीडियो कैसी लगी, क्या कोई डाउट है, या अगर कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।